अगर आप भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो राज्य व्यवस्था संबंधित खंड पर पकड़ मजबूत बनाना आपके लिए एक ज़रूरी चीज़ है, एक आवश्यक शर्त है। क्यों आवश्यक शर्त है? क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा के साथ-साथ मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में बेहतर उत्तर देने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप राज्य व्यवस्था संबंधित खंड पर पकड़ मजबूत बनाएँ और इसी को ध्यान में रखते हुए हर सप्ताह आपके सामने हम एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं, जिसका नाम है पॉलिटी दिस वीक। इस प्रोग्राम में पिछले 1 सप्ताह में लगातार चर्चा में रहने वाली राज्य व्यवस्था संबंधी खंडों पर या खबरों पर हम विस्तार से बात करने की कोशिश करते हैं, ताकि इनसे संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर आपकी समझ को विकसित किया जा सके। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले देखेंगे कि पिछले सप्ताह कौन-सी में महत्वपूर्ण खबरें थी, जो लगातार चर्चा में रही। आप जानते हैं कि लगातार विपक्ष की ओर से ये माँग की जा रही है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्हें हटाया जाए और मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की जो प्रक्रिया है, वो किसके समान है? वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है। तो यहाँ पर हम जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है? उसमें कौन-कौन से संवैधानिक जो प्रावधान है, वो महत्वपूर्ण है। साथ ही प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना भी लगातार चर्चा में है, क्योंकि इससे संबंधित हाल ही में सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित हो गया है, तो इसमें किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, ये भी जानेंगे। सबसे पहले बात होगी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की जो प्रक्रिया है, उसको जान लेते हैं। पूरा टॉपिक चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में जो मुख्य विपक्षी दल है, उसने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण दावे प्रस्तुत किए हैं और लोकसभा चुनावों में वोटर फ्रॉड के आरोप लगाए हैं। विशेषकर जो हमारी बेंगलुरु सेंट्रल सीट है, बेंगलोर की जो सेंट्रल सीट है लोकसभा की, उसकी एक विधानसभा क्षेत्र जिसको हम जानते हैं महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में, वहां पर लगभग 1 लाख फर्जी मतदाताओं की उपस्थिति का आरोप विपक्ष के द्वारा लगाया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा आरोप को अभिव्यक्त करता है। लगातार विपक्ष मांग कर रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को इस मामले में निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, जिस जांच को वो नहीं करवा रहे हैं। जबकि चुनाव आयोग ने इन आरोपों को बिल्कुल बेबुनियाद बताया है, अमान्य बताते हुए खारिज कर दिया है। तो विपक्ष के द्वारा अब ये भी एक तरह से बात कही जा रही है कि वो एक प्रस्ताव ला सकते हैं जो संसद का सत्र फिलहाल चल रहा है। संसद का आप जानते हैं कि जो मानसून सत्र है वो चल रहा है और इसी के अंतर्गत विपक्ष कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया संबंधी प्रस्ताव वो लेकर के आएँगे। तो यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है और हटाने की प्रक्रिया क्या है और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान कौन से हैं, उसको जान लेते हैं। जैसे अगर हम मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की बात करें, तो इसका उल्लेख आपको संविधान के अनुच्छेद 324 में प्राप्त हो जाएगा और मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें एवं कार्यकाल अधिनियम 2023 के तहत ये प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किस प्रकार से होगी। तो यहाँ पर एक अधिनियम आप देख सकते हैं जिसका नाम है मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें एवं कार्यकाल अधिनियम 2023 और संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 324 जिसके तहत किस प्रकार से मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त होंगे, उसकी एक पूरी प्रक्रिया निर्धारित हो जाती है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की अन्य जो चुनाव आयुक्त हैं, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति के द्वारा भी नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है, जो चयन समिति 3 सदस्य चयन समिति है। यानी इस चयन समिति में 3 सदस्य होते हैं, जिसकी सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है, उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। इस चयन समिति में जो कि सिफारिश करती है मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्तों की, इस चयन समिति में कौन शामिल होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, लोकसभा में जो विपक्ष के नेता होते हैं, वो शामिल होते हैं और साथ ही केंद्र सरकार के एक मंत्री
इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। उम्मीदवार को जिस भी उम्मीदवार का एक प्रकार से सिफारिश की जाती है, उस उम्मीदवार को पूर्व में सचिव स्तर का यानी सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी होना चाहिए और चुनाव प्रबंधन में उसका अनुभव भी होना चाहिए। चुनाव को मैनेज करने का उसके पास अनुभव भी होना चाहिए। आप ये जानते हैं कि कार्यकाल कितना होता है मुख्य चुनाव आयुक्त का? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए। अगर 65 वर्ष की आयु पहले हो जाती है तो रिटायर हो जाएँगे और अगर 6 वर्ष पहले हो जाते हैं 65 वर्ष होने से पहले तो भी रिटायर हो जाएँगे। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही वेतन और सेवाएँ उनको प्राप्त होती हैं, जहाँ तक हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करते हैं। अब इनको हटाए जाने की प्रक्रिया का भी एक बार से देख लेते हैं कि कहाँ पर इसका उल्लेख है। तो हटाए जाने के बारे में जो उल्लेख किया गया है, वो संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अगर हम मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाए जाने की बात करते हैं, यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाए जाने की बात है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाए जाने की बात का उल्लेख आपको अनुच्छेद 324 5 में प्राप्त हो जाएगा, जहाँ पर लिखा हुआ है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल उसी प्रक्रिया और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। उसी प्रक्रिया और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। किसी अन्य चुनाव आयुक्त या क्षेत्रीय आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के बिना पद से नहीं हटाया जा सकता। यानी जब हम अन्य चुनाव आयुक्तों की बात करते हैं, क्षेत्रीय आयुक्तों की बात करते हैं, उनको मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के बिना पद से नहीं हटाया जा सकता। मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश जरूरी है, तभी उनको पद से हटाया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया बहुत मुश्किल बनाई गई है ताकि इस पद को किसी भी तरह के राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखा जा सके और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है, वही मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है ताकि किसी भी तरह के राजनीतिक प्रभाव से मुख्य चुनाव आयुक्त को मुक्त रखा जा सके। इसके अंतर्गत एक और विशेष तौर से अभी हमने जिस अधिनियम की बात की थी, उस अधिनियम का नाम क्या था? उस अधिनियम का नाम था मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल अधिनियम 2023। इसी का धारा है 11(2) जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उन्हीं आधारों पर उसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा जिस प्रक्रिया और आधार पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो अधिनियम में भी इसका उल्लेख किया गया है। अब हम वो प्रक्रिया देख लेते हैं जिससे मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या है। जब हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया की बात करते हैं तो उसका उल्लेख कहां पर है? अनुच्छेद 124 4 में है। तो 124 4 में जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है, वही मुख्य चुनाव आयुक्त के हटाए जाने की प्रक्रिया है। तो ये प्रक्रिया क्या है? जैसे हटाने के कारण क्या है? हटाने का जो आधार होगा, वो होगा सिद्ध दुराचार यानी प्रूवन मिसबिहेवियर या अक्षमता। सिद्ध दुराचार में जैसे अगर किसी तरह के भ्रष्टाचार के मामले में दोष सिद्धि हो जाती है या अपने दायित्वों को निभाने में किसी भी प्रकार से अक्षमता, अपने दायित्वों को निभाने की एक इनकैपेसिटी सिद्ध हो जाती है, तो उसको इनकैपेसिटी के अंतर्गत इन आधारों पर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। पहले क्या होगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा। अगर ये प्रस्ताव लोकसभा में आता है, तो इस पर 100 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। अगर राज्यसभा में लाया जाता है, तो इस पर कम से कम 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। और जब ये प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति, जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं, उनके द्वारा अगर ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो फिर एक 3 सदस्यीय जांच समिति बनती है। इस 3 सदस्यीय जांच समिति में कौन होता है? इस 3 सदस्यीय जांच समिति में एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, एक किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और एक प्रख्यात ज्यूरिस्ट होते हैं, एक न्यायविद होते हैं। प्रख्यात न्यायविद एक विशिष्ट न्यायविद होते हैं और इनके द्वारा आरोपों की जांच की जाती है कि प्रूवन मिसबिहेवियर हुआ है या इनकैपेसिटी हुई है या नहीं। और जब इनके द्वारा जांच कर ली जाती है, तो वो जो प्रस्ताव है, जांच पूरी होने के बाद
फिर ये सदन में रखा जाता है और दोनों सदनों में प्रस्ताव रखा जाता है और दोनों सदनों में ही जो प्रस्ताव पास करने की प्रक्रिया है वो विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा। यानी दोनों सदनों का जितना बहुमत बैठता है उतना और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। उसके बाद अगर ये पारित कर दिया जाता है तो फिर इस पर राष्ट्रपति को साइन करने पड़ते हैं। प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा देता है। इस मामले में राष्ट्रपति के पास किसी प्रकार का व्यक्तिगत विवेक नहीं होता, उसको हटाना ही पड़ेगा अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की ये पूरी प्रक्रिया है जो यहाँ पर दी गई है। अब अपनी अगली खबर की तरफ जो लौटते हैं, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, इससे संबंधित हाल ही में सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं कि ये योजना क्या है, इसकी अवधि क्या है और किस प्रकार से ये नियोक्ताओं यानी जो एम्प्लॉयर हैं और जो कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, उनको एक प्रकार से जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज हैं, उनको प्रोत्साहन देने की कोशिश करता है। तो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य है देश में 2 सालों के भीतर 3.5 करोड़ नए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान कर दी है और योजना की जो अवधि है वो 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक है। यानी 2 वर्ष की अवधि है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए योजना की अवधि कितनी है? 4 साल तक रखी गई है। क्यों? 4 साल बढ़ाई जा सकती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए इस योजना की अवधि क्यों बढ़ाई जा सकती है? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी विनिर्माण जो सेक्टर होता है, उसे रोजगार उत्पन्न करने वाले एक महत्वपूर्ण सेक्टर के रूप में पहचान मिली है और यही कारण है कि अगर वो बेहतर प्रदर्शन करता है, तो वहाँ पर इसकी अवधि को 4 साल तक बढ़ाया जा सकता है ताकि रोजगार की और बेहतर दशाओं को उत्पन्न किया जा सके और ज्यादा रोजगार पैदा किया जा सके। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत किस प्रकार के कहां पर किस तरह के कर्मचारियों को और एम्प्लॉयर्स को पात्रता मिली हुई है उसको देख लेते हैं। जैसे कर्मचारियों के लिए जो पात्रता है वो पार्ट ए के अंतर्गत निर्धारित की गई है। कौन होंगे पात्र? पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारी इस योजना के अंतर्गत आते हैं और जिनका सकल वेतन कितना हो, जो टोटल ग्रोस जो सैलरी है जिनकी 1 लाख रुपए तक है, में पात्र होंगे। पार्ट बी में नियोक्ता रखे गए हैं यानी एम्प्लॉयर्स रखे गए हैं। इनको भी मदद दी जाएगी ताकि इनको भी प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि ये ज्यादा से ज्यादा रोजगार उत्पन्न कर सके। इनको किस प्रकार के प्रोत्साहन है? जैसे सभी क्षेत्र के जो नियोक्ता हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, वो इसके अंतर्गत पात्र होंगे। विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इसके अंतर्गत प्राथमिकता दी गई है। जैसा कि अभी आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का रोजगार उत्पन्न करने, पैदा करने में विशिष्ट भूमिका होती है। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को विशेष रूप से यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है। इसके अंतर्गत कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं कि नियोक्ताओं को किस आधार पर और कितने राशि का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। जैसे यदि किसी संस्थान में 50 से कम कर्मचारी हैं, तो उसे कम से कम 2 नए कर्मचारी रखने होंगे। यदि संस्थान में 50 या उससे अधिक कर्मचारी हैं, तो कम से कम 5 नए कर्मचारी उसे रखने होंगे और नए कर्मचारियों को लगातार 6 महीने तक नियुक्त रखना ही होगा। इसके अलावा एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड और मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 है। एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 है। इसके अंतर्गत जो छूट प्राप्त संस्थान है, वो भी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत पात्र माने जाएंगे। तो इस तरह की शर्तें निर्धारित की गई हैं, तभी प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। यहां पर हमने देख लिया कि पात्र कौन होंगे, पात्रता निर्धारित कर ली। अब देखते हैं कि प्रोत्साहन किस प्रकार से दिए जाएंगे, लाभ किस प्रकार से दिया जाएगा। अगर हम पहले कर्मचारियों की बात करें, तो पहली बार नौकरी करने वाले को 1 बार का प्रोत्साहन इंसेंटिव मिलेगा और ये जो राशि होगी ये औसत 1 महीने की मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता यानी बेसिक प्लस जो डियरनेस अलाउंस है उसके बराबर होगी। लेकिन ये राशि किसी भी मामले में अधिकतम 15,000 रुपए तक ही हो सकती है। तो जो राशि का निर्धारण किया गया है वो औसतन 1 महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ता के आधार पर तय किया गया है। लेकिन ये राशि भी 15,000 रुपए से अधिकतम होगी, मतलब 15,000 रुपए की राशि अधिकतम प्रदान की जाएगी।
और ये राशि जो है ये 2 किश्तों में प्रदान की जाएगी। ये कर्मचारियों का बेनिफिट होगा जो पहली बार नौकरी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम नियोक्ताओं की बात करते हैं, एम्प्लॉयर्स की बात करते हैं, तो नियोक्ता को प्रत्येक नए कर्मचारी, चाहे वो पहली बार आया है या जो फिर से जुड़ने वाला कर्मचारी है, जो फिर से यानी पहले काम करता था, फिर से जुड़ने वाला कर्मचारी है और फिर से जुड़ने वाला भी एक तरह से नया कर्मचारी हुआ, बहुत पहले काम करता होगा। तो पहली बार जो कर्मचारी जुड़ रहा है उसके लिए 3,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि किसको प्रदान की जाएगी? एम्प्लॉयर को प्रदान की जाएगी। ये राशि उनको हर महीने लगातार 6 महीने तक प्रदान की जाएगी और इसके अंतर्गत भी 3 स्लैब रखे गए हैं। स्लैब किसके आधार पर रखे गए हैं? कि कर्मचारी का महीने का वेतन कितना है। जैसे कर्मचारी का वेतन अगर 10,000 रुपए तक है, तो उसको एक एम्प्लॉयर को कितने पैसे मिलेंगे? 1,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। वेतन अगर 10,001 से 20,000 रुपए तक का है, तो कर्मचारी को कितना मिलेगा? 2,000 रुपए प्रति माह प्राप्त होंगे नियोक्ता को। कर्मचारी को नहीं, एम्प्लॉयर को कितना रुपया मिलेगा? यहाँ पर 3 स्लैब निर्धारित किए गए हैं नियोक्ता को प्रोत्साहित करने के लिए। तो यहाँ पर नियोक्ता के लिए, एम्प्लॉयर के लिए चीजें निर्धारित की गई हैं। अगर कर्मचारी का वेतन 20,001 रुपए से 30,000 रुपए तक है, तो नियोक्ता को इसके लिए 3,000 रुपए प्रति माह प्राप्त होंगे। एक बार ही ये प्राप्त होंगे क्योंकि यहाँ पर राशि थोड़ी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार की चीज़ों को निर्धारित किया गया है, लाभ को निर्धारित किया गया है। इसके लिए इसके लिए आवेदन किस प्रकार से करने होंगे? अगर हम कर्मचारियों की बात करें, तो जो भी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है, उसको उमंग ऐप पर अपलोड करके या आधिकारिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। और नियोक्ताओं के लिए यानी एम्प्लॉयर्स के लिए ई चालान सह रिटर्न यानी ई चालान कम रिटर्न भरना अनिवार्य है और सभी नए और वर्तमान जो कर्मचारी है उनके लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर बनाना होगा उमंग ऐप के माध्यम से। तो इस प्रकार से आवेदन किया जा सकता है। अब हम तीसरी खबर की तरफ आते हैं जो ऑनलाइन विधेयक से जुड़ी हुई है। ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 आया है और विशेष तौर से जो रियल मनी ऑनलाइन गेम्स हैं यानी जो पैसे पैसे दे करके लालच देते हैं कि अगर आप इतने पैसा जमा करते हैं तभी आप इस गेम को खेल सकते हैं, इससे आपको कुछ इनामी राशि प्राप्त होगी। इस तरह की गेमिंग को इसके अंतर्गत प्रतिबंध कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो विधेयक लाया गया है और लोकसभा में ये 20 अगस्त 2025 को ध्वनिमत से पारित हुआ है। लो और इसके बाद ये अगले ही दिन यानी 21 अगस्त 2025 को राज्यसभा में पारित हो गया है। राष्ट्रपति की साइन होते ही यह अधिनियमित हो जाएगा। ये विधेयक वास्तविक पैसे यानी रियल मनी वाले ऑनलाइन गेम्स को प्रतिबंधित करता है। रियल मनी वाले क्या है? कौन से गेम्स हैं? जो कि ऐसे गेम्स को में आप तभी शामिल हो सकते हैं जब आप इसमें कुछ ना कुछ मनी पैसा लगाते हैं। जो भी गेम है जिसमें आपसे कहा जाता है कि इस गेम में आप बहुत बड़ी राशि जीत सकते हैं, लेकिन इस गेम में प्रवेश करने के लिए, इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको पहले कुछ धनराशि जमा करानी होगी। इसको हम कहते हैं रियल मनी ऑनलाइन गेम्स। तो इस तरह के ऑनलाइन गेम्स को पूरी तरह से प्रतिबंधित इसके अंतर्गत कर दिया गया है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जो जुआ है, जो सट्टेबाजी है, जो वित्तीय धोखाधड़ी है, जो मनी लॉन्ड्रिंग है, पैसे इसके माध्यम से दूसरे देशों में भी भेजे जाते हैं और उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। ऑनलाइन गेमिंग्स को लेकर के हाल-फिलहाल में आत्महत्या की घटनाओं को भी देखा गया है। इन जैसी गंभीर समस्याओं को रोकना इस विधेयक का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार के इसमें प्रावधान किए गए हैं। तो पहला प्रावधान जो है, वो देखते हैं कि किस प्रकार से इस गेम में किसी को प्रतिबंधित ही नहीं किया गया है, बल्कि कुछ सकारात्मक चीज़ों को बढ़ावा देने की भी कोशिश की गई है। जैसे ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। ई-स्पोर्ट्स में आप जो भी आपके ऑनलाइन वीडियो गेम्स हैं, उसको एक रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। ये कहा गया है कि ऑनलाइन जो गेमिंग है, उसको भी स्ट्रक्चर्ड गेम में एक प्रकार से राष्ट्रीय खेल नीति में शामिल किया जाएगा और एक स्ट्रक्चर्ड गेम माना संरचनात्मक खेल का उसे दर्जा देने का प्रयास किया गया है। जैसे ई-स्पोर्ट्स को भारत में मान्यता प्राप्त खेल के रूप में माना जाएगा और इसमें जैसे आप ऑनलाइन गेम खेलते हैं, तो उसको भी जैसे आउटडोर गेम आप खेलते हैं, उसी तरह के गेम के रूप में इसको मान्यता मिलेगी। खेल मंत्रालय के लिए इसके लिए जो ई-स्पोर्ट्स है, उसके लिए गाइडलाइंस, ट्रेनिंग अकादमी, रिसर्च सेंटर और टेक प्लेटफ़ॉर्म विकसित करने के लिए कहा गया है।
खेल मंत्रालय ही इसके लिए गाइडलाइंस तैयार करेगा कि ये गेम्स किस प्रकार से फंक्शन होंगे। अगर कुछ खिलाड़ियों को ऑनलाइन गेम्स के लिए ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, उनके कौशल को सुधारने की आवश्यकता है, तो उसके लिए ट्रेनिंग अकादमी या खेल मंत्रालय बनाएगा, रिसर्च सेंटर एस्टेब्लिश करेगा ताकि ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित जो महत्वपूर्ण तकनीकी चीजें हैं, उनके बारे में रिसर्च की जा सके और जो टेक प्लेटफॉर्म है, उनको भी विकसित किया जा सके ताकि भारत में ऑनलाइन गेमिंग का विकास किया जा सके और खिलाड़ियों को भी तैयार किया जा सके। ई स्पोर्ट्स को भारत की राष्ट्रीय खेल नीति में शामिल किया जाएगा। साथ ही सामाजिक और शैक्षणिक गेम्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार जो है ऐसे गेम्स को बढ़ावा देगी जो कि सुरक्षित हैं और आयु उपयुक्त हैं। यानी जिस एज के बच्चे हैं उसी एज के अनुरूप उसी गे उसी एज के अनुरूप जो उनके लिए सही है, उसी तरह के गेम्स में वो हिस्सेदारी लें, इसका भी ख्याल रखा गया है। आयु उपयुक्त सामाजिक और शैक्षणिक गेम्स की पहचान करना और उनको पंजीकरण करना, उनका रजिस्ट्रेशन करने का भी काम किया जाएगा और भारतीय संस्कृति और मूल्यों पर आधारित गेम्स को विशेष तौर पर प्राथमिकता दी जाएगी, ये भी विधेयक में लिखा गया है। ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है और ये प्रतिबंध आईटी अधिनियम 2000 के अंतर्गत लगाया गया है। आप कह सकते हैं कि जो मनी ऑनलाइन जो मनी गेम है, जो रियल मनी ऑनलाइन गेम्स हैं, इन पर इनको ब्लॉक किया जाएगा आईटी अधिनियम 2000 के अंतर्गत। सभी प्रकार के वास्तविक पैसे रियल मनी वाले गेम्स जिसमें पैसा लगाकर के जीत मिलती है, उनको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। चाहे स्किल या चांस आधारित कोई भी मनी गेम है, अवैध माना जाएगा, चाहे वो स्किल आधारित हो या चांस आधारित हो। जो रियल मनी ऑनलाइन गेम्स है, उस पर वो पूरी तरह से अवैध होगा। ऐसे गेम्स का विज्ञापन करना या उसका प्रचार करना, उसको ऑपरेट करना, संचालन करना या उसका भुगतान करना, भुगतान की प्रोसेसिंग करना, सब चीजों को बैन इसके माध्यम से कर दिया जाएगा। इस विधेयक के माध्यम से बैन किया गया है। अगर हम इससे संबंधित कुछ और प्रावधानों की बात करें, तो राष्ट्रीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण का गठन इस विधेयक के माध्यम से किया जाएगा। एक नया नियामक निकाय निकाय जो है वो स्थापित किया जाएगा, जिसका कार्य क्या होगा? ऑनलाइन गेम्स का पंजीकरण करना, ऑनलाइन गेम्स की पहचान करना, उनका वर्गीकरण करना, ये तय करना कि कोई गेम जो है ऑनलाइन वो मनी गेम है या नहीं, ये प्राधिकरण ही इससे संबंधित निर्णय लेगा। किसी भी प्रकार की कोई शिकायत होती है और उस शिकायत पर कुछ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़ती है, तो वो भी यही प्राधिकरण करेगा। ऑनलाइन गेम से संबंधित दिशा निर्देश तय करने हैं, एथिक्स कोड तैयार करना है, कोड ऑफ प्रैक्टिस तैयार करना है, उसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आदेश देना है। ये भी राष्ट्रीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण के द्वारा ये काम किया जाएगा। अगर दंड और सजा की बात करें, अगर इस तरह के जितने भी नियम बनाए गए हैं, इनका उल्लंघन होता है, तो उसमें कुछ सजाओं का भी प्रावधान किया गया है, दंड का प्रावधान किया गया है। जैसे ऑनलाइन मनी गेम में शामिल होने या उसे संचालित करने पर 3 साल की जेल या और 3 साल की जेल के साथ 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है, या केवल 3 साल की जेल या 1 करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है और दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं। विज्ञापन करने पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना या 2 साल तक की जेल हो सकती है। वित्तीय लेन-देन से जुड़े अपराध करने पर 3 साल तक की जेल या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। दोहरे अपराध यानी अगर अ, ऑफ जो ऑफेंस किया गया है, जो अपराध किया गया है, अगर उसको दोहराया जाता है, तो 3 से 5 साल तक की जेल और उसके साथ-साथ 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इसमें सरकार का दृष्टिकोण क्या है? विधेयक क्यों लाया गया है? क्योंकि लगातार इस बात को महसूस किया जा रहा था कि युवाओं में एक तो खास तौर से किशोरावस्था के जो बच्चे हैं, उनमें बहुत तेज़ी से ऑनलाइन गेमिंग का एक एडिक्शन देखने को मिल रहा है। तो अगर एडिक्शन देखने को मिल रहा है और आत्महत्या की घटनाएँ भी देखने को मिल रही है, तो ऑनलाइन गेमिंग को कहीं न कहीं एक रेगुलेट करने की आवश्यकता थी, उस पर विनियमन लगाने की आवश्यकता थी। लोग अपने जीवन भर की जमा पूँजी इसमें गँवा देते हैं, इस बात के भी प्रमाण मिल रहे थे। आत्महत्याएँ, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ, परिवारों के आर्थिक विनाश की जो घटनाएँ हैं, वो लगातार सामने आ रही थी। सरकार ने सीधे तौर पर कहा है कि ये गेम जो हैं, वो आकर्षक एल्गोरिदम और भ्रामक डिज़ाइन से लोगों को लुभाने का प्रयास करते हैं, जो खास तौर से जो रियल मनी ऑनलाइन गेम्स है। इसलिए इनको प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है। साथ ही ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक महत्वपूर्ण खतरा बन रहे थे, क्योंकि इसके माध्यम से जो
वैल्यू जनरेट होती है, जो पैसा जनरेट होता है, उसका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में, टेरर फंडिंग में और अवैध संदेशों का आदान-प्रदान करने में किया जा सकता है, वहाँ पर भी ये चीज़ शामिल हो सकती है और इसलिए इसको रेगुलेट करना और खास तौर से रियल मनी ऑनलाइन गेम्स को प्रतिबंधित करना बेहद ज़्यादा आवश्यक था। ये सरकार का पक्ष है। अब इन सभी से संबंधित एक-एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है पहला, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? आपके सामने ऑप्शन है राज्यपाल, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की कुल अवधि कितनी है? आपके सामने ऑप्शन है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 किस प्रकार के ऑनलाइन गेम्स को प्रतिबंधित करता है? आपके सामने ऑप्शन है, केवल चांस आधारित गेम्स, केवल स्किल आधारित गेम्स, पैसे वाले ऑनलाइन गेम्स यानी रियल मनी ऑनलाइन गेम्स या सभी मुफ्त ऑनलाइन गेम्स। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर देने हैं। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।